हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपीटीसीटी पीटीआर की क्लास में जो हमने बंगाल शैली के कलाकार पर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे कलाकार जो हैं कवर कर लिए हैं। और आज के कलाकार हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1861 से 1941 तक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था तो 7 मई 1861 7 मई 1861 को कलकत्ता में जोड़ासा को ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा थे। ठीक है। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कब? 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 7 अगस्त 1941 को। और जन्म कब हुआ? 1861 को 7 मई। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर था। क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम था इनका शारदा देवी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1883 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 10 साल की लड़की मृणाली देवी से विवाह किया था। किससे? मृणाली देवी जी से क्या किया था इन्होंने? विवाह किया था, जो इनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या था? मृणाली देवी। ठीक है। 1902 ईस्वी में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। कब हुआ था? 1902 में इनकी पत्नी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और विवाह कब हुआ था? 1883 को हुआ था। और कुछ समय बाद इनके 2 बेटों का निधन हो गया था। किनका? 2 बेटों का और निधन हो गया था। 1905 में इनके पिता का भी निधन हो गया था। 1905 में क्या हो गया था? इनके पिता का निधन हो गया था। और 1905 में एक क्या हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल बने थे। ठीक है। इसको इससे रिलेटेड करके याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकी जो संतानें थी वो कौन कौन थी? पहले थे रथिंद्रनाथ, सामिंद्रनाथ, मधुरलता देवी, मीरा देवी और रेणुका। ये क्या थी? इनकी संतानें थी। रविन्द्रनाथ के 13 भाई बहन थे और वह 13 भाई बहन में चौथे जीवित पुत्र थे। कौन से? 13 भाई बहन थे और ये 13 में से चौथे जीवित पुत्र थे। रविन्द्रनाथ के परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति थे। विदेशी साहित्यों से उनका घर भरा रहता था। ठीक है। रविन्द्रनाथ लेखक थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे और चित्रकार भी थे। ठीक है। क्या कहते हैं? रविन्द्रनाथ लेखक भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे और चित्रकार भी थे, ये जिन्होंने इसमें काम किया था। चित्रकारी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन से कलाकार हैं जिसने अपने 70वें वर्ष में क्या किया था? कौन सी कला से वो जुड़े थे? तो वो चित्रकारी से जुड़े थे। ठीक है। कब? जब वो 67 वर्ष की आयु के हो गए थे। वृद्धावस्था में 67 वर्ष की आयु में चित्र बनाना इन्होंने क्या किया था? शुरू किया था इन्होंने। इनकी जो शैली थी तो वो आधुनिक विमूर्त शैली थी, जिसमें चित्र बनाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से 1926 ईस्वी में बनाना प्रारंभ किया था इन्होंने। उंगली से चित्र क्या बनाना किया था? 1926 में इन्होंने बनाना प्रारंभ किया था। किससे? उंगलियों से, बिना ब्रश की सहायता से। रविन्द्रनाथ की आधुनिक भारतीय शैली थी। क्या थी इनकी? आधुनिक भारतीय शैली थी इनकी, जिसमें इन्होंने काम किया था। रविन्द्रनाथ के चित्रों का विषय क्या था? तो वो भारतीय नारी रहा था। क्या रहा था? भारतीय नारी रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को बाल्य कलाकार लेवल के चित्रकार माना जाता था। किसका? इनको क्या कहा जाता था? बाल्य कलाकार के लेवल के चित्रकार कहा जाता था। क्या क्या? क्योंकि बाल्यकाल से संबंधित क्या है? चित्र बनाते, तो इसलिए इन्हें इस बाल्यकाल लेवल के चित्रकार माना गया था। आनंद कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ के चित्रों की तुलना बच्चों की कला से की है। क्या की है? बच्चों की कला से की है इन्होंने। क्योंकि ये जो चित्र बनाते थे तो ऐसे बनाते थे जैसे कोई बच्चा बनाता है ना, कोई मुंह बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, या कुछ कार्टून टाइप के, तो उस तरह के ये चित्र बनाते थे। ठीक है। जैसे क्या है? कोई बच्चा बना रहा हो।
तो इसमें स्टेटमेंट दी किसने, अनंत कुमार स्वामी ने, कि रविन्द्रनाथ चित्रों की तुलना बच्चों की कला से की जाती है। भारतीय कलाकारों का स्वच्छ, स्वतंत्र एवं स्वच्छ शैली में चित्रण करना सिखाया। भारतीय कलाकारों को क्या क्या है इन्होंने, स्वतंत्र एवं स्वच्छ शैली में चित्रण करना सिखाया। इनके चित्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदर्शनियां लगी थी। कहाँ लगी थी इनकी, पहले वो देख लेते हैं। तो इन्होंने करीब क्या है, कितने 2230 गीतों की रचना की थी। कितने, 2230 गीतों की इन्होंने क्या की, रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वो व्यक्ति कौन थे कि जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था। तो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, टैगोर की रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का कौन सा है, अमर सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रगान है वहाँ का बांग्लादेश का। और भारत का कौन सा है, जनगण मन। ठीक है, 1915 में ब्रिटिश प्रशासन ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो किसे दी गई थी, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और प्रथम बार नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था, कब, 1913 में। ब्रिटिश हुकूमत को विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। जब ब्रिटिश का हुकूमत का विरोध कर रहे थे तो इन्होंने क्या कर दी थी, नाइटहुड की उपाधि जो वापस कर दी थी, लौटा दी थी। उनकी यही उपाधि लौटाने के कारण विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 था। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसके विरोध में इन्होंने क्या कहा था, नाइटहुड की जो उपाधि ब्रिटिश सरकार ने इनको दी थी तो वो इन्होंने लौटा दी थी। वर्ष, रविन्द्रनाथ ने आयु के 67वें वर्ष में तक चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए थे। रविन्द्रनाथ ने आयु के 67वें वर्ष तक चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे इस टाइम पर। ठीक है, और चित्रकला में क्या था, इनका कोई योगदान नहीं था। जब 67 वर्ष के हो गए थे तो उसके बाद से इन्होंने क्या किया था, चित्रकला में काम करना स्टार्ट किया था। वर्ष 1926 के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़ों या उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण करना शुरू किया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शब्दों में कला में सत्य का अस्तित्व तभी निहित रहता है जब हमको यह कहने के लिए बाध्य कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैं देखता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा गया है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि पागल व्यक्ति का क्वेश्चन ये आता है कि पागल व्यक्ति के चित्र किनके चित्र को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे, तो किनके चित्र को कहा जाता है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है। परंतु उन्होंने इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार दिया, मेरे चित्रों का जन्म सृजन किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा से नहीं हुआ और वे जानबूझकर की गई किसी वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं करती हैं। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना कब की इन्होंने, तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। बाद में 1919 में यहाँ कला भवन की नींव रखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी, 1901 में की थी। और शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1921 में हुई थी, 1919 में। ठीक है, और विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, शांति निकेतन को जाना जाता है। वर्ष 1912-13 में वे इंग्लैंड गए और 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। तो अभी बहुत बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को प्रथम बार मिला था, तो वो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय
1913 ईस्वी में मिला था। गीतांजलि काव्य संग्रह पर इससे उनकी ख्याति विश्व भर में और फैल गई थी जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1920 ईस्वी में वहाँ उन्होंने एक कला प्रतियोगिता आयोजित की, उसमें भाग भी लिया और निर्णायक भी बने। कब? 1920 में क्या किया उन्होंने कला शांति निकेतन में क्या किया, उन्होंने एक कला प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें भाग भी लिया और निर्णायक भी उसके लिए खुद ही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1924 ईस्वी में जापान और चीन होते हुए वे अर्जेंटीना गए। कहाँ गए? जापान और चीन से होते हुए कहाँ को पहुँचे? अर्जेंटीना पहुँचे। 1926 ईस्वी में वे पुनः यूरोप यात्रा पर गए और प्रथम विश्व युद्ध के विरुद्ध लेख लिखे थे उन्होंने। क्या हुआ था उस टाइम पे? क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? विश्व युद्ध के विरुद्ध लेख लिखे थे। इसी वर्ष उनकी अन्य प्रदर्शनियां बर्मिंघम सिटी, लंदन, बर्लिन, ड्रेसडेन, म्यूनिक, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, मॉस्को तथा न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, सभी जगह उनकी कला की प्रशंसा की गई और आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में वे क्या हुए थे? प्रसिद्ध हो गए थे। प्रथम आधुनिक चित्रकार किसको कहा जाता है? तो प्रथम आधुनिक चित्रकार जो है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। ठीक है, भारत में उनके चित्रों की प्रदर्शनी 1931 ईस्वी में बम्बई में तथा 1932 में कलकत्ता में हुई थी। तो पहली कहाँ हुई थी? 1931 में, इसमें मुंबई में तथा 1932 में कलकत्ता में हुई थी। भारत तथा विदेशों में उनकी अनेक प्रदर्शनियाँ 1931 से 1934 तक और 1938 से 1939 अवधि में लगी थी। ठीक है, प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी इनकी तो पेरिस में हुई थी 1930 में। आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए थे। आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे जिन्होंने भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार कौन है, तो वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे जो आधुनिक भारत के कलाकार जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, क्योंकि उन्होंने बंगाल शैली की स्थापना की थी, तो वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और इन्होंने चित्रकारी भी बाद में सीखी थी, तो वो नहीं है। तो इसमें जो सही किया जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर को माना गया है। कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों अथवा रेखाओं को मिटाने पर जो अकल्पित आकार निर्मित होती उसकी और ध्यान आकृष्ट होकर वे कुछ दृश्य कल्पना में मग्न हो जाते थे। यानी कि जो कोई जैसे कोई ये लाइन लिखी हुई है, इसमें कोई हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी में मिटाते मिटाते कोई हमने आकृति बना दी, तो इसमें ये आकृति बनाते हुए क्या हो जाते थे? मग्न हो जाते थे। तो इसे दृश्य कल्पना में मग्न होते थे। ठीक है, वर्ष 1928 में इन्हें स्वयंसिद्ध आकारों में से वे इतने मोहित हुए कि जिस कविता को लिखते समय वे आकार प्रकट हुए थे उसका अस्तित्व ही भूल गए एवं आकारों के विकास पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। यही से उनकी अति यथार्थवादी कला का आरंभ होता है। क्या होता है? इनको अति यथार्थवादी कलाकार में रखा गया है। ठीक है, अति यथार्थवादी कला का इन्होंने आरंभ किया। 1930 में उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1932 में कोलकाता में हुई। 1930 में जो हुई थी इनकी पेरिस में हुई थी, फिर 32 में कोलकाता में और बाद में 1933 में मुंबई में हुई। ठीक है, इनके चित्र प्राय शीर्षकहीन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के कुल कितने चित्र हैं? तो इनके 250 चित्र हैं, 250 चित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1862 ईस्वी में महर्षि देवानंद टैगोर जो रविन्द्रनाथ के क्या थे? पिताजी थे। जब नाव द्वारा रायपुर की यात्रा कर रहे थे तो उस पार धान के हरे भरे खेत और लाल मिट्टी की भूदृश्य देखी। उन्होंने वहां और पौधे
लगाने तथा छोटा घर बनाने का निर्णय लिया, उन्होंने अपने इस घर को शांति निकेतन नाम दिया था। जो शांति निकेतन नाम पड़ा था तो वो इनके ये जो दृश्य देखा था तो उसके पर इन्होंने शांति निकेतन नाम रखा था उसका। ठीक है। 1863 ईस्वी में यहाँ एक आश्रम की स्थापना की जो ब्रह्मो समाज का प्रेरक बना। वर्ष 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से एक मॉडल स्कूल की स्थापना की थी। किसके? ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से इन्होंने एक मॉडल स्कूल की स्थापना की जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तरह था। बाद में इसे पठा भवन नाम से जाना गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ के चित्र विश्व स्तर पर पेरिस 1930 ईस्वी में प्रदर्शित किए गए। ठीक है। प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो 1930 में पेरिस में हुई थी। इंटरनेशनल कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के 4 चित्र प्रदर्शित हुए थे। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। पहला है औरत की मुखाकृति, मशीन मैन, प्राचीन कानाफूसी, हताश पुरुष, सफेद धागे, पक्षी युगल, दृश्य चित्र, वह प्रेतात्मा, पक्षी, 50 आकृतियां, कूदता हुआ हिरण, राजहंस, चिड़िया। नेक्स्ट है इनके और ट्रीज, मेल हेड, मैन राइडिंग ए डंकी। और देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित जो प्रश्न है। ये तो इनके क्या होगा? चित्र होगा जो इन्होंने बनाए हैं। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों की समानता अभिव्यंजनवादी कलाकार नॉल्डे एवं तथा पॉल क्लीस से की जाती है। किससे की जाती है इनकी कृतियों की समानता? अभिव्यंजनवाद जो था, जो जर्मनी का था, तो उसके जो कलाकार थे नॉल्डे और पॉल क्लीस से इनकी जो क्या समानता की जाती है इनकी कृतियों की, चित्रों की। नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्नलोक रविन्द्रनाथ की विशेषता रही है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का माध्यम क्या रहा? तो स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियाँ से प्राप्त रंग, ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग, जल रंग थे इनके जो माध्यम थे चित्र बनाने के। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2011 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन आर शिव के निर्देशन में हुआ। ठीक है। तो आज के कलाकार जो होते हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको हमने आज की क्लास में कवर किया। और जो हमने वॉशशाली का और भी चित्रकार हैं वो काफ़ी सारे हमने कवर कर लिए हैं। नंदलाल, असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, E.V. हेवल और चितेंद्रनाथ मुजुमदार, शैलेंद्रनाथ डे, अब्दुल रहमान चुगताई, मुकुल चंद डे, इनको हमने कवर कर लिया है। जिसकी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने, आप वहाँ जाकर इसको सारे कलाकार को देख सकते हैं। और पाश्चात्य कला से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए। पाश्चात्य कला शुरू से स्टार्टिंग से मिस्र कला से लेकर और जहाँ तक आपके जितने भी वाद हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं वहाँ तक। तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखी है, उसको भी आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। और भी अन्य जो कला से संबंधित टॉपिक हैं उनकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर बना रखी है। तो चलिए क्लास आज के यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।